नमस्कार। आज का टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए इन ए लिविंग सेल पार्ट 2, अर्थात आज इसका सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए एवं आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इनकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड 3 सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक बेस एवं एक फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। फिर हमने पढ़ा था कि शुगर जो है वो डीएनए एवं आरएनए उसमें दोनों में राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है। राइबोज शुगर आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो डी राइबोज शुगर है यह ओपन फॉर्म में उपस्थित होती है। ओपन फॉर्म में 4th कार्बन एटम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप पर अटैक कर देता है और यह ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना देता है। इस प्रकार से एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज प्राप्त होती है, जिसका 1 डिग्री OH कार्बोनाइल ऑक्सीजन से बना होता है। इस प्रकार हमें ओपन स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, अर्थात जो शुगर है यह इसका एल्डोपेंटोज फार्मूला है और फॉर्म है एल्डोपेंटोज फॉर्म है तथा ये फॉर्म राइबोफ्यूरेनोज फॉर्म कहलाती है या इसको नाम बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो बेसेस होते हैं वह बेसेस 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एडेनिन और गुआनिन 2 तरह के होते हैं, पायरिमिडीन्स 3 तरह की होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। डीएनए जो हैं, डीएनए में उपस्थित बेसेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रकार के होते हैं, जबकि आरएनए में उपस्थित बेसेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल टाइप के होते हैं। एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन होती हैं तथा साइटोसिन और थाइमिन पायरिमिडीन बेसेस होते हैं। इसी प्रकार से डीएनए में थाइमिन बेस होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस होता है, अर्थात नाइट्रोजन बेस के आधार पर हम डीएनए और आरएनए में यह डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि डीएनए में थाइमिन बेस उपस्थित होता है एवं आरएनए में यूरेसिल बेस उपस्थित होता है। ये स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ कलेक्ट की हैं एडेनिन की, कि एडेनिन में 2 रिंग आपस में जॉइंट होती हैं और इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। गुआनिन की रिंग इस प्रकार की होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। साइटोसिन की स्ट्रक्चर सिंगल रिंग कंपाउंड के रूप में होती है। थाइमिन की स्ट्रक्चर भी सिंगल रिंग कंपाउंड के रूप में होती है और यूरेसिल की स्ट्रक्चर भी सिंगल रिंग कंपाउंड के रूप में होती है, अर्थात पिरामिडीन्स जो हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं और जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम फॉस्फोरिक एसिड यूनिट ऐड होती है और शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोरिक एसिड यूनिट इस प्रकार से ऐड होती है कि फॉस्फोरिक यूनिट का हाइड्रोजन और शुगर मॉलिक्यूल का 4 डिग्री कार्बन पर उपस्थित CH2OH ग्रुप अर्थात मिथाइलिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के H के साथ एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड CH2O। शुगर मॉलिक्यूल का 1 डिग्री जो कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेस का प्यूरीन और पिरामिडीन बेस के नाइट्रोजन के साथ उपस्थित H
नाइट्रोजन पर उपस्थित H से जॉइंट होकर हाइड्रो H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है और इस प्रकार एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार एक CH2OP यानी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल के मध्य बन जाता है एवं शुगर मॉलिक्यूल और बेस के मध्य जो हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल का विलोपन यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और इस प्रकार से एक CN बॉन्ड इनके मध्य बन जाता है। ऑल्टरनेटिंग फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म द बैकबोन। तो इस प्रकार यह तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी खूब सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक बैकबोन बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस बैकबोन में फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल तो एक बैकबोन की तरह कार्य करते हैं एवं जो बेसेस हैं वो बेसेस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म्स एन एस्टर बॉन्ड विद इन एलिमिनेशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पानी के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ अर्थात वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन लॉस के साथ फॉस्फेट और शुगर जो है वो एस्टर बॉन्ड बना लेती हैं। द शुगर बॉन्ड्स विद ए बेस फॉर्मिंग टर्शरी एमीन। और शुगर जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेती है, शुगर का OH ग्रुप और बेस का H जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं और एक टर्शरी अमीन बन जाती है। नाइट्रोजन के देखिए एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड तो हो गए और तीसरा बॉन्ड यहाँ बन जाता है और यहाँ एक डबल बॉन्ड होता ही है। तो इस प्रकार से यह एक टर्शरी अमीन बन जाती है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब DNA और RNA स्ट्रैंड किस प्रकार बनते हैं? DNA और RNA स्ट्रैंड ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है और बेस है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट और जॉइंट हो जाती है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट है और फिर इसके साथ ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट जुड़ जाती है और इस प्रकार सो ऑन यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है और इस प्रकार से ये एक बैकबोन की तरह कार्य करती है और बेसेस जो हैं वो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है उनके बेसेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यह जो सीक्वेंस है DNA और RNA में फॉर्म में DNA और RNA स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर जो है यह सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो इस प्रकार से DNA और RNA की स्ट्रक्चर को हम इस रूप में देख सकते हैं। यह शुगर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन जुड़ा हुआ है, इधर शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और फिर से फॉस्फेट से के साथ शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इससे थाइमिन बेस जुड़ा हुआ है, फिर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फिर शुगर मॉलिक्यूल और फिर यहाँ साइटोसिन बेस और यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, एडेनिन बेस। तो इस प्रकार से यह शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन बन जाती है। इस बैकबोन के बीच में जो ये बेसेस हैं ये बेसेस ऐड हो जाते हैं और ये बेसेस दूसरे बैकबोन के बेसेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसको केमिकल फॉर्म में हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट एंड दीज आर दी बेसेस। अब DNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमने पढ़ा कि DNA की प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है वो उपस्थित होती है और सिंगल बेसिस जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेंथ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, एक क्रम में व्यवस्थित होती है। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेंथ का एक क्रम में व्यवस्थित होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। और द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA और DNA की डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसको कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया।
जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सन 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जो कि डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर या 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहलाता है। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है? दिस इज ए टाइप ऑफ 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यह डीएनए की 2 डिग्री स्ट्रक्चर की टाइप है, इन विच 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड, जिसमें कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड्स हैं, बैकबोन्स हैं, वो कॉइल हो जाती हैं अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, इन ए स्क्रू लाइक फैशन। स्क्रू की तरह है, स्क्रू लाइक अरेंजमेंट की तरह है, यह एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो जाती हैं। ये वॉटसन एंड क्रिक है जिन्होंने अपना डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल दिया। डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड मॉडल, इसमें देखिए कि ये देखिए यह एक स्ट्रैंड है डीएनए का, पिंक वाला स्ट्रैंड ये पहला स्ट्रैंड है, और ब्लू वाला स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड है, और इनमें जो है ये बैकबोन की तरह फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल बैकबोन की तरह कार्य करते हैं, और बीच में इनके जो बेसेस जुड़े हुए हैं, ये बेसेस दूसरे स्ट्रैंड के बेसेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और यह इस प्रकार एक स्पाइरल और कॉइल्ड टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। स्क्रू लाइक फैशन में यह एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं। इस प्रकार यह एक माइनर ग्रूव हो जाती है और यह एक मेजर ग्रूव बन जाती है। डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किस प्रकार से बनता है उसको हमने यहाँ समझाया है कि डीएनए के एडेनिन और थाइमिन जो हैं बेसेस, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है, डबल 2 बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए यहाँ ये एडेनिन और थाइमिन जो है ये आपस में 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 2 बॉन्ड कौन से हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, यानी हाइड्रोजन के अट्रैक्शन बॉन्ड हैं, पुअर बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड्स हैं। यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट रहता है क्योंकि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी प्रकार से यह नाइट्रोजन जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्ट करता है या बॉन्ड बनाता है। तो यह 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के मध्य बनते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। पहला यह हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के मध्य, नाइट्रोजन का इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के मध्य, यहाँ ऑक्सीजन रिच है और ये हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कर रहा है या इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर रहा है। यहाँ यह नाइट्रोजन और यह हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ यह कार्बोनाइल ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, गुआनिन और साइटोसिन, जबकि एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से यह 2 स्ट्रैंड के बीच में जो दोनों स्ट्रैंड के बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण करते हैं। तो दिस इज़ लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस, यह एक स्पाइरल सर्प के तरह की स्टेयरकेस लैडर अर्थात सीढ़ी के समान प्रतीत होती है, जिसमें फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है, जो कि हैंड रेल यानी फॉस्फेट शुगर बैकबोन जो है ये हैंड रेल यानी हाथ से पकड़कर चलने वाली रेल वो बैकबोन है, और द बेस रिप्रेजेंट द स्टेप्स, और जो बेस है वो इसकी सीढ़ियों का काम कर रहे हैं, सीढ़ी के स्टेप्स का कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक बैकबोन के बेस दूसरे बैकबोन के बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए ये बेस पेयरिंग को बहुत स्पष्ट दिखाया गया है कि यह जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को, यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यह नाइट्रोजन से साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यह जो है वो ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन जो है वह उसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करके और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। यहाँ ये 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं, जीसी पेयर और एटी पेयर। एटी पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जीसी पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब आते हैं हायर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की हायर स्ट्रक्चर पर आते हैं कि डीएनए जो है वो इट इज़ कॉइल्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो जाता है, अर्थात कॉइल के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। और हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन इनमें ज़्यादा होते हैं। हिस्टोन में 2 अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन वो ज़्यादा उपस्थित होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और हुज साइड चेन्स हैव ए पॉजिटिव चार्ज। और जिनकी साइड चेन जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, क्योंकि बेसिक है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की होती हैं। और द नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हिस्टोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। यानी हिस्टोन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और अतः न्यूक्लियोसोम क्या हुआ? इट इज़ ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें 8 तो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, अराउंड विच द डीएनए हेलिक्स इज रैप्ड, जिसके चारों तरफ डीएनए हेलिक्स लिपटा हुआ होता है। अर्थात न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के चारों तरफ डीएनए हेलिक्स लिपटा हुआ होता है। न्यूक्लियोसोम्स आर फर्दर कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटोन। और न्यूक्लियोसोम्स से फिर क्रोमेटिन बनते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम के इकट्ठे होने पर क्रोमेटिन बनता है। और क्रोमेटिन फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स। और क्रोमेटिन फाइबर्स फिर लूप्स के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। एंड द लूप्स इनटू द बैंड्स, और लूप्स बैंड में व्यवस्थित हो जाते हैं। दैट प्रोवाइड द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जिससे कि क्रोमोसोम्स की सुपर स्ट्रक्चर बन जाती है। अर्थात हायर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के एसोसिएशन के द्वारा जो न्यूक्लियोसोम बनता है, और यह न्यूक्लियोसोम जो है यह न्यूक्लियोसोम कंडेंस होके क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज लूप्स के रूप में ऑर्गेनाइज होकर और फिर बैंड्स के रूप में ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए हिस्टोन से मिलकर न्यूक्लियोसोम जो है वो कंडेंस होकर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फाइबर लूप के रूप में एडजस्ट होकर और बैंड के रूप में एडजस्ट होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह पढ़ा कि डीएनए जो है डीएनए से किस प्रकार क्रोमोसोम्स बनते हैं, या डीएनए की हायर स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स में किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। 2 हेलिक्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और जिनमें जो बेस पेयरिंग है उनके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है। ये बेस पेयरिंग हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन के यूनिट के चारों तरफ रैप हो जाती है। न्यूक्लियोसोम डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाता है, और रैप होने के बाद न्यूक्लियोसोम बना देते हैं। और इस प्रकार से ये जो बीड्स हैं, स्ट्रिंग की जो बीड्स हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन को रैप करते हुए, यानी हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ से लपेटते हुए यह न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को लपेट रहा है यहाँ, और लपेट कर एक माला में उपस्थित बीड्स या मोतियों की तरह यह एक क्रोमेटिन को बना रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ 8 हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये किस प्रकार से आपस में व्यवस्थित हो रहे हैं। 6 न्यूक्लियोसोम नहीं 8 हिस्टोन प्रोटीन तो हैं, ये यहाँ इनके ऊपर रैप हो गया, और यहाँ जो हैं ये 6 न्यूक्लियोसोम आपस में, ये 2 और 2 4 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और यह 6 न्यूक्लियोसोम, ये 6 न्यूक्लियोसोम एक सोलेनॉइड, ये 6 न्यूक्लियोसोम एक सोलेनॉइड, इस प्रकार से एक सोलेनॉइड का फॉर्म बन रहा है। और क्रोमेटिन जो है वो इस प्रकार से कंडेंस होता जाता है और क्रोमोसोम्स बना लेते हैं।
और फिर इस प्रकार से ये 18 लूप्स का एक मिनी बैंड बन जाता है। और मिनी बैंड जो है वो स्टैक्ड मिनी बैंड्स जो होते हैं, मिनी बैंड्स फिर स्टैक हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, मिनी बैंड्स व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होकर ये क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक सिंप्लीफाइड रूप में हम देखें तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स थ्रेड जो है यह 6 हिस्टोन के ऊपर कवर हो जाता है, रैप हो जाता है, कवरिंग बना लेता है। 6 हिस्टोन के ऊपर रैप होकर यह मतलब स्ट्रिंग में क्रोमेटिन फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये बीड्स जो हैं ये क्रोमेटिन फॉर्म है, ठीक है, बीड्स इन द स्ट्रिंग क्रोमेटिन की फॉर्म है। और ये क्रोमेटिन फॉर्म यानी ये जो न्यूक्लियोसोम बन गए, ये न्यूक्लियोसोम की 6 यूनिट आपस में जो होती हैं वो एक टर्न सोलेनॉइड का बनाती हैं। ये सोलेनॉइड के टर्न जो हैं ये एक कॉइल की फॉर्मेशन करते हैं और ये कॉइल से एक लूप बन जाता है और ये लूप एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए से क्रोमोसोम बनने की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। तो यहाँ देखिए ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड और दोनों स्ट्रैंड में एडेनिन गुआनिन और थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन साइटोसिन जो बॉन्डिंग है वो इस बॉन्डिंग के थ्रू ये जो डबल स्ट्रैंड एंड डबल हेलिक्स मॉडल है, ये डबल हेलिक्स मॉडल फिर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है, 6 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है और ये एज ए बीड जो क्रोमेटिन के रूप में ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपटकर डीएनए के अराउंड ये हिस्टोन प्रोटीन लपटकर ये बीड्स के रूप में बन जाते हैं। और ये जो सोलेनॉइड्स हैं फिर ये सोलेनॉइड्स आपस में मिलकर एक लूप की फॉर्मेशन में इकट्ठी होती जाती हैं और कंडेंस होती जाती हैं और लूप की फॉर्मेशन भी आगे स्टैक एक दूसरे के ऊपर जमती जाती हैं और जमकर ये फिर क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से टू अकोमोडेट द लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक बहुत मात्रा में जेनेटिक मटेरियल को व्यवस्थित करने के लिए डीएनए इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल इज कॉइल्ड, सेल के न्यूक्लियाई में डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के चारों ओर कॉइल रूप में हो जाता है जो, और उन प्रोटीन्स को कहते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यह क्रोमोसोम का माइक्रोग्राफ है। इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।